क्या आप जानते हैं कि जीरो का अस्तित्व भारत में कब और कैसे हुआ? क्या आप जानते हैं कि जीरो प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के साथ क्या रिएक्शन देता है, क्या रिजल्ट देता है और क्यों? आखिर जीरो है क्या? विश्व के सभी शोधकर्ताओं का मानना है कि शून्य की खोज भारत में हुई। वो कहते हैं कि शून्य की देन सिर्फ और सिर्फ भारत है। इसकी खोज के विषय में अगर बात करें तो अनेक मतभेद हैं, यानी अभी तक जितने गणतज्ञ हुए हैं सबका अलग अलग मानना है। कार्बन डेटिंग और कई ऐसे अप्रमाणित दस्तावेजों के अनुसार पता चला है कि जीरो लगभग 5वीं सदी में आया है। ग्वालियर में एक शिलालेख मिलता है जिससे पता चलता है कि 10 अंकों वाली संख्याएं उससे पहले भी बन चुकी हैं। पूरी दुनिया मानती है कि विश्व में जीरो 5वीं सदी में आया, यानी उससे एक बात निश्चित तौर से पता चलती है कि तब संख्याएं 1 से 9 तक थी और उसके पहले जितने कार्य होते थे वो रोमन अंक में या अन्य किसी गिनती के माध्यम से किए जाते थे, जिससे गणनाएं तो करना असंभव था। लेकिन ग्वालियर के शिलालेख में मिलता है कि उससे पहले 10 अंकों वाली संख्या बन चुकी थी। क्योंकि हमारे वेदों पुराण में और कार्बन डेटिंग के अनुसार देखें तो यह पाया गया है कि उससे पहले जो जीरो उपस्थित था वो दशमलव सिद्धांत में उपस्थित था। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है, अगर 5वीं सदी में शून्य देखा गया तो उससे पहले शून्य से बनी संख्याएं या शून्य के द्वारा बनी संख्याएं नहीं थी, तो फिर हमारे वेदों और पुराणों में 100 कौरव, सहस्त्राबाहु और 100 योजन समुद्र के विषय में चर्चा हुई है। दशानन के विषय में भी चर्चा हुई है। यदि गिनती आगे नहीं थी तो इनके विषय में कैसे पता? अलग अलग विद्वानों का मानना है कि शून्य की खोज अति प्राचीन समय में हो चुकी थी और उनका कहना है कि उससे पहले दशमलव सिद्धांत के रूप में शून्य प्रयोग किया जाता था, यानी दशमलव सिद्धांत के रूप में प्रयोग किया जाता था। 10 को दासा, 100 को साता, सहस्त्र, अयुता, लाक्षा, प्रियता, कोटि, अर्बुदा, अब्जा, खारवा, निखरवा, महापद्म, सांख्य, जलधि, अंत्य, महासंस्कार, परार्थ आदि के रूप में देखा जाता था। लेकिन इस बात को आर्यभट्ट ने, जो भारत के एक महान गणतज्ञ थे, उन्होंने दशमलव सिद्धांत को एक श्लोक के रूप में दिखाया है। खुद के बाद जो संख्याएं प्रयोग हो रही हैं वो अपने आप का 10 गुना है। उन्होंने अपने श्लोक में दिखाया, विश्व में जितने भी जीरो प्रयोग किए जाते हैं उनको समझने के लिए हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला वो जो सिर्फ अंक के तौर पर प्रयोग किया जाता है, स्थानीय मान के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, इसे प्लेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। ये अंक के या तो पीछे होंगे या तो आगे होंगे, या फिर इनका प्रयोग स्थानीय मान माध्यम द्वारा प्रयोग होगा, जिसे हम दशमलव सिद्धांत का रूप भी समझ सकते हैं। और यही जीरो एडिटिव आइडेंटिटी के रूप में भी प्रयोग होता है, योगात्मक तस्तमक के रूप में। पहला जीरो जो एकदम खाली है, सिर्फ और सिर्फ अंकों के तौर पर प्रयोग होता है। इसमें कुछ भी मात्रा अंक की नहीं है, यानी समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि यह जीरो खाली संख्या है। दूसरा हमने जो बांटा है वो है जीरो पॉजिटिव, यानी ये जीरो वह जीरो है जिसके अंदर कुछ न कुछ संख्या रूप में कुछ न कुछ पाया जाता है। जितनी आप कल्पना करेंगे उससे भी यह छोटा अंक होता है। जितनी भी गणितीय संक्रियाएं हैं वो इसी जीरो पे हो जाती हैं और इनके माध्यम से हमें प्रश्न के उत्तर प्राप्त होते हैं। और तीसरा हमने बांटा हुआ है जीरो जो अज्ञात रूप है। आइए तीनों को बारी बारी से विस्तार रूप से समझते हैं। जीरो पॉजिटिव का प्रयोग जब प्लस के साथ होता है तो कैसे होता है, हम समझने के लिए जीरो को आप दशमलव के बाद 10 या 15 अंक के बाद कोई एक संख्या मान सकते हैं। यह संख्या इतनी छोटी है, लगभग जीरो के बराबर है।
जीरो पॉजिटिव का मतलब ही यही होता है कि संख्या वो जीरो को टेम्प्ट कर रही है। जब जीरो प्लस के साथ अपनी संक्रिया को पूर्ण करता है तो समझिए, अगर हम उस संख्या में कोई भी छोटी संख्या जोड़ रहे हैं, जैसे 2 में, 3 में, 5 में, 10 में, 1000 में, किसी में भी अगर हम जीरो पॉजिटिव को जोड़ें, जीरो पॉजिटिव को हमने माना है दशमलव के बाद 10 या 15 अंकों बाद कोई एक छोटा सा अंक 2 मान लेते हैं या 1 मान लेते हैं। जब इतनी छोटी संख्या 2 में या 3 में या किसी संख्या में जोड़ी जाएगी तो निश्चित तौर से वह एक बहुत ही छोटा परिणाम, लगभग ना के बराबर, उसको प्रभावित करेगा। जबकि हमने एक कल्पना की है 10 और 15 स्थान पर, 10 या 15वें स्थान पर वह अंक नहीं है। मैंने कहा जीरो पॉजिटिव वह संख्या है जितना आप अंक सोच सकते हैं उससे भी छोटा अंक वह है। ठीक इसी प्रकार ये माइनस के साथ अपनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। जैसे ये प्लस और माइनस पर अपने प्रभाव से प्रभावित करता है या ना के बराबर प्रभाव डालता है। जब हम गुणा पर बात करेंगे तो 10वें या 15वें स्थान पर जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो यह इस पे ना के बराबर फर्क डालेगा। जैसे 2 का गुणा हमने कराया 10वें 15वें स्थान पर, वहां भी 2 था तो 2 से 2 4 हुआ, यानी जो हम संख्या सोच रहे हैं उससे थोड़ी ही बड़ी संख्या हमें प्राप्त हुई है जो लगभग जीरो को टेम्प्ट करेगी। इसीलिए जब जीरो में किसी भी संख्या का गुणा कराते हैं हमें आंसर जीरो मिलता है, क्योंकि हम जो संख्या सोच सकते हैं जीरो पॉजिटिव उससे भी छोटी है। जीरो को समझने के लिए सबसे बड़ी बात डिवाइड की है। किस प्रकार काम करता है समझिए। यदि जीरो पहला वाला जिसको हमने पहला माना था एकदम खाली था, जिसमें कोई भी अंक नहीं था, तो अगर हम उससे भाग करते या डिवाइड करते तो संख्या पे कोई असर न पड़ता। कि यदि जीरो का किसी भी संख्या में भाग दें या डिवाइड करें तो वह इनफाइनाइट आ जाती है, अनंत आ जाती है। अब आप एक बात तो निश्चित तौर पे समझ चुके होंगे कि अब हम जिस जीरो का प्रयोग कर रहे हैं वो जीरो पॉजिटिव है, वो खाली वाला जीरो नहीं है। तो जब हम डिवाइड कराते हैं, जीरो पॉजिटिव का मतलब बहुत छोटी संख्या, अगर हम 1 में भी डिवाइड कराएंगे या 2 में भी डिवाइड कराएंगे या 3 में भी डिवाइड कराएंगे, आंसर हमें इनफाइनाइट मिलता है। इनफाइनाइट कोई भी अंक नहीं है। और जब किसी भी संख्या में डिवाइड कराएंगे हमेशा हमको इनफाइनाइट मिलता है। यानी एक प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो रहा है कि यदि इस प्रकार से हम सभी संख्याओं में डिवाइड करा दें हमें सभी इनफाइनाइट मिलेंगे। जब सभी इनफाइनाइट मिलेंगे इसका मतलब यही निकलता है कि वो सारी संख्याएं बराबर होगी। तो इस थ्योरी ने पूरी गणित को पलट दिया है। यानी अभी तक जितनी गणित में थ्योरी, कॉन्सेप्ट, जितनी भी चीजें हल की गई थी सब कुछ गलत हो गई। आपकी पूरी किताब गलत हो गई, आपका पूरा पढ़ना गलत हो गया। बस समझ जाइए आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। शून्य कहता है मैं कभी किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि समझिए अगर हम 10वें या 15वें स्थान पर 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक बड़ी संख्या आ सकती है। लेकिन अगर 2 को करेंगे तो वह इससे भी बड़ी आएगी, 3 को करेंगे उससे भी बड़ी आएगी। लेकिन हमने पढ़ा है सिर्फ इनफाइनाइट। हाँ, वो इनफाइनाइट को ट्रेंड करती है, लेकिन यह आंसर आपका गलत होगा। तो क्या सही है? गणित कहती है कि 0 से डिवाइड हम नहीं मानते हैं। किसी भी संख्या या किसी भी आप कांस्टेंट वैल्यू हो या संख्या हो या कुछ भी हो, अगर आप 0 से डिवाइड कराते हैं आपका परिणाम यानी आंसर गलत आना शुरू हो जाएगा। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 0 से आपको कभी भी डिवाइड नहीं कराना है, क्योंकि 0 डिवाइड के लिए नहीं बना है। यदि आप 0 में कोई संख्या को डिवाइड कराएं तो क्या होगा? 0 में कोई संख्या को डिवाइड कराएं, अगर हम 2 से डिवाइड कराते हैं, 10 से डिवाइड कराते हैं, वह संख्या और छोटी होती जाएगी। यानी जीरो पॉजिटिव 10वें स्थान पर कुछ भी था और उसको 10 से डिवाइड करा दिया या 5 से डिवाइड करा दिया, वो स्थान उसका और घट गया, यानी रहेगा वो जीरो पॉजिटिव। समझने के लिए हमने 10वें या 15वें स्थान को मान लिया था, लेकिन वह संख्या पॉजिटिव को अपने छोड़कर नहीं जाएगी, वह जीरो पॉजिटिव ही रहेगी। तीसरे को हम अज्ञात रूप में विकसित करते हैं। क्या है अज्ञात रूप? अलजेब्रा, सेट थ्योरी, लिमिट, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो 0 को अज्ञात मानते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 1 to the power 0, 2 to the power 0, कोई भी हो, किसी की घात 0 लगी हो तो आंसर हमेशा 1 आता है।
इस जगह अज्ञात रूप का प्रयोग हुआ है, एक कांस्टेंट वैल्यू को माना गया है, जिसके तौर पर एक आंसर दिया गया है। कांस्टेंट वैल्यू के रूप में एक आंसर दिया गया है। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि 0 टू द पावर 0 क्या होता है? 0 टू द पावर 0 क्या होता है? 0 टू द पावर 0 एक अज्ञात रूप है जिसको अपरिभाषित कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। भारत माता की जय।